हेलो एवरीवन, वेलकम टू गपशप। यहाँ हर बात होती है दिल से और हम जुड़ते हैं एक दूसरे से। यहाँ हर आवाज एक बदलाव की गूंज है और मैं हूँ आपकी होस्ट शिप्रा शर्मा। और आज हम एक ऐसे मेहमान से मिल रहे हैं जो कि एक बुक वॉरियर हैं। तो आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक बुक वॉरियर मिसेस प्रियंका गर्ग से, जो कि बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट हैं और शी इज अ फाउंडर ऑफ वे ऑफ लाइफ फाउंडेशन। तो चलिए आज के एपिसोड में सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। Thank you so much, Shipra, for covering this event. And we would love to associate. And जैसे आपने कहा दिल से दिल तक, हाँ, जो दिल से आवाज आती है वो मुझे लगता है वो सच्ची भी होती है। बिल्कुल। थैंक यू फॉर कवरिंग। बिल्कुल। तो प्रियंका, आप अपने बारे में कुछ बताइए। हाउ यू स्टार्ट, यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड हाउ यू स्टार्ट द सोशल वर्क। अच्छा, तो मेरा नाम प्रियंका गर्ग जैसे आपने बताया, तो मेरा ना बड़ा बचपन से मन था कि मुझे कुछ ना कुछ कम्युनिटी के लिए करना है। ओके। तो लाइफ में कभी चांसेस जैसे होता है ना, टाइम से आते हैं, तो इट वाज हिडन डिजायर। लेकिन 2013 में मुझे लगा मुझे कुछ करना चाहिए, तो आई स्टार्टेड वर्किंग विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ऑन एंड ऑफ एज अ वॉलंटियर। एंड 2016 आई थॉट आई विल स्टार्ट माय ओन एनजीओ। We started, what do we do? तो I always wanted to do it in education field, लेकिन क्या करना है मुझे नहीं पता था। तो 2016 में मैंने शुरू किया वे ऑफ लाइफ फाउंडेशन। तो वे ऑफ लाइफ फाउंडेशन शुरू किया और जिसका मकसद भी था कि एजुकेशन के काम में काम करना, प्लेटफॉर्म बनाना, कोई सस्टेनेबल रेप्लिकेबल प्लेटफॉर्म बनाना। और 2016 में वहां से एक सोच से शुरुआत हुई वे ऑफ लाइफ फाउंडेशन। ओके, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी जिंदगी का वो क्या ऐसा पल था जब आपने सोचा कि हम पुरानी किताबें इकट्ठा करें और उन बच्चों को प्रोवाइड कराएं जो कि किताबें परचेज नहीं कर सकते, या जो गरीब हैं, या जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ नहीं सकते। तो आपने लोगों की बंद अलमारियों से किसी कोने में छिपी हुई किताबें कैसे इकट्ठी करी? तो ये मुझे लगता है कि जहां पर जब सोच हो ना, तो कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन होती है। तो ये मुझे लगता है ये यूनिवर्स का इशारा था। मैंने तो बुक बैंक के बारे में सोचा भी नहीं था। तो 2018 की बात है, मेरी मेड है जिसकी 3 लड़कियां थी। उसके हस्बैंड अल्कोहलिक थे और उसको अपनी बेटियों को पढ़ाना था। तो उसने मुझसे कहा कि मुझे ना ये किताबें चाहिए। मैंने कहा मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मैं किसी से पूछती हूँ कि अगर उसके पास होगी तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने डाला। तो जैसे मतलब लाइक फ्लड ही आ गया कि मतलब किसी ने कहा कि मुझे मेरी मेड को चाहिए, किसी ने कहा मुझे देनी है। तो मुझे लगा ये तो बड़ा मुश्किल है कि सबके साथ कैसे कोऑर्डिनेट किया जाएगा। तो मैंने कहा कि मैं अपने घर के बरामदे पे इकट्ठा कर लेती हूँ, जब भी जैसे हो जाए इस डेट तक सबको अपनी यहाँ पर ड्रॉप कर देना है। फिर जब वो आई तो बहुत सारी किताबें, इतनी सारी किताबों को हैंडल कैसे करते हैं, कैसे सॉर्टिंग करेंगे, वो एक चैलेंज था। तो फिर किसी टीचर ने हेल्प भी करी कि अच्छा आई हेल्प यू। तो 2 जन फ्रेंड्स ने मिलकर हमने सॉर्टिंग करी। फिर हमने कहा इसको कैसे करेंगे। फिर हमने व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज पर भिजवाया जिन जिनको किताबों की जरूरत थी कि आप अपनी मेड को या उनके बच्चों को बता दो कि यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं। तो उस 2018 से ये शुरुआत हुई, उस मोमेंट से। चलो, ये तो आपने जैसे बताया व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू गया, पर जब आपने इसको प्रोफेशनली हैंडल करना स्टार्ट किया, बुक बैंक बनाना, बुक लाइब्रेरी और कम्युनिटीज तक पहुंचाने की कोशिश की, तो मतलब आपको क्या चुनौतियां आती हैं? बहुत, मतलब इनफैक्ट कई बार ना आप कूद जाते हो किसी काम में, पर आपको उसके ना तो डायमेंशंस पता होते हैं, बस एक सोच होती है और उस सोच के आप बढ़ जाते हो। तो ये रहा। और जैसे उस 2018 में हुआ, फिर क्या हुआ कि जब वो किताबें निकल गई, फिर उसके बाद भी 200-300 किताबें रह गई। अब 200-300 किताबें रह गई और फिर उसका क्या करें, उसको कैसे रीयूज करें, फिर उसको संभाल के कैसे रखें। ऐसे करते 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 फिर 2019 आया। अब फिर से डिमांड आई, फिर ये जगह पे कहाँ रखें। 2019 में हमारा ये मकान रेनोवेट हो रहा था, तो घर में बरामदे में भी जगह नहीं थी। फिर 2019 में हम गए किसी कम्युनिटी वाली जगह पे कि हमें जगह दे दो। तो वहां पर भी चैलेंज आया कि आप इतने बजे से बच्चे नहीं आ सकते, ये टाइम नहीं हो सकता। तो मतलब ऐसे चैलेंजेस हमेशा आते हैं, हमेशा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। किसी मैंने ये देखा है कि कोई भी आप काम करने जाओ तो उसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ साइड्स होते हैं। तो जब हम कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो उसमें ऐसे कई लोग भी आ जाते हैं जो कि आपके काम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और कुछ सपोर्ट भी करते हैं। तो दोनों तरीके के लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है हर मौके पे कुछ ना कुछ चैलेंज आता रहा, लेकिन उसको आगे फॉरवर्ड करने के लिए कहीं ना कहीं से, जैसे इतना एंजल सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं, या कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि वो सपोर्ट का भी आ जाता है। तो चैलेंजेस आते हैं,
पर support सपोर्ट भी किया। आ जाता है। ओके। तो जब आप ये किताबें बच्चों को देती हैं तो कोई एक ऐसी कहानी जो आपके दिल के बहुत करीब हो कि जब आपने किताब किसी को दी किसी बच्चे को पढ़ने के लिए जो कि उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था, गरीब बच्चा था या किसी भी कारण वो बुक्स पढ़ना चाहता है बट वहां तक पहुंच नहीं पाता, तो जो उसके चेहरे का भाव आप जब देखते हो उन बच्चों का तो उसको आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे? मतलब इनफैक्ट द ओनली मोटिवेशन, जैसे आपने कहा चुनौतियां बहुत आती हैं और हर बार ऐसा लगता है कि नहीं बस इतना और उससे ज्यादा नहीं, कैसे करेंगे मैनेज, क्योंकि आपके टाइम भी चाहिए होता है, एफर्ट्स भी चाहिए होती है, नॉलेज भी चाहिए होती है, पैसा भी चाहिए। तो हर तरफ से फिर आपकी ऑफिस का एज अ सीए मेरे प्रैक्टिस भी चल रही है, फिर आपकी फैमिली ऑब्लिगेशंस भी आ जाती हैं, फिर आपको जितना लगता है कि आपको लगता है कि ये काम अभी 2 महीने का ही है, चलो और थोड़ा सा, तो ये डिमांड आती रहती है, बढ़ती रहती है। तो द ओनली मोटिवेशन फैक्टर इज देयर स्माइल्स एंड देयर एफर्ट। हम कभी भी कहते हैं इस संस्था में हम ना किताबें देते नहीं हैं, हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पर लोग देखे जाते हैं, हमारा जो काम है उसको सॉर्टिंग करके अलग अलग रख देना, और उसके बाद बच्चे जो पढ़ने के इच्छुक है वो आके ढूंढते हैं किताबें। ओके। तो हमारा काम है कि इनको बहुत ज्यादा तकलीफ ना हो तो हम क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज सॉर्टिंग करते हैं। मेरा आपसे अगला प्रश्न यही होने वाला था कि क्या आप बच्चों की किताबों को सॉर्ट कैसे करते हैं? हाँ, और क्या आप खुद देखते हैं, आप खुद देखती हैं कि अब ये बुक्स आ गई हैं, मैंने कैसे इसको सॉर्ट करूं कि किस बच्चे को किस तरीके से वो इजीली अवेलेबल हो जाए? हाँ, ये तो मैं आपको बताऊंगी, इट हैज बीन अ लर्निंग बाय एक्सपीरियंस बिकॉज आई एम नॉट अ लाइब्रेरियन। और सच बताऊं तो मेरे बच्चे जब पढ़ रहे थे तब भी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि जितना आप दे रही जितना वो होता ही है। और इतनी वास्ट है। हाँ। मतलब वैसे तो क्लास 7 में आया, क्लास 8 में आया, क्लास 9 में आया, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनसे ज्यादा पता है, उस टाइम जितना नहीं पता था अब ज्यादा पता है। राइट। तो ये एक लर्निंग बाय एक्सपीरियंस रहा। और जैसे मैंने बताया कि बच्चों की मुस्कान और बच्चों की वो एफर्ट, हमारे यहाँ पर जैसे मैंने बताया हमारा स्पेस बहुत 160 गज का है और किताबें हैं 2 लाख। तो लर्निंग की किताबें तो हैं एकेडमिक की, और वॉल्यूम बहुत ज्यादा और सब अलग अलग पब्लिशर, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, वास्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6-7 की हैं, क्लास प्राइमरी नर्सरी लेवल से लेके यूपीएससी लेवल तक की किताबें हैं, रीडिंग में हर जोनरा की किताबें हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि उनकी सहूलियत के लिए कि कैसे किया जाए, लेकिन बच्चा हम एक लेवल के बाद तो सॉर्टिंग नहीं कर पाते हैं, मतलब एक लेवल के बाद क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज कर दी, फिर उसके बाद बच्चे को खुद ढूंढनी पड़ती है। अगर वो बच्चा 3 घंटे वेट करके वो किताब ढूंढता है तो इसका मतलब वो एफर्ट करता है स्टूडेंट। दूसरा, वो हर उस बार फोन करता है हमको कि वो किताब आ गई क्या। तो आपकी किताबें इकट्ठा करने की उससे और भी आपका वो पैशन बढ़ जाता है कि बच्चे की कॉल्स आ रहे हैं, जिस बच्चे को बुक अवेलेबल नहीं है तो मैं ये अवेलेबल कर रहा हूँ, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है। तो पहले अपनी चाहत से काम कर रही थी, अब ऐसा नहीं है। अब मतलब अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कमिटमेंट है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं कि मेरा मन होगा तो मैं करूंगी, मेरा मन नहीं होगा तो मैं नहीं करूंगी, ऐसा नहीं है। अब तो पूरा एक डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर्ड, सिस्टमेटिक वे से हम इसको प्रोसेस ड्रिवन करते हैं। और वो बच्चा जब 100 रुपए की किताब के लिए भी सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक वो उसको फॉलो अप करता है, तो और मोटिवेशन मिलता है नहीं करना है, इस बच्चे के लिए करना है। तो ये हर बार आप उनकी बच्चों की चमक देखिए, और जब वो अपनी किताबें ना ऐसे रखते हैं ना, वही मैंने बोला कि जो बच्चों को जो किताबें देने या उनको मिल जाने का जो वो भाव है वो आप कैसे एक्सप्रेस। और पेरेंट्स साथ में होते हैं उनके, और मतलब इतनी दूर दूर से आते हैं। कई बार तो कुछ बच्चों को ना जैसे प्रॉपर उनके पास ना फोन नहीं होता गूगल ढूंढने का मैप, तो जैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि अब हमारे आसपास के लोग सारे लोग जानने लगे हैं, तो जैसे कमर्शियल एरिया जैसे वीटा बूथ को भी पता है कि ना यहाँ पर किताबें मिलती हैं, तो कोई लोग बस किताबें कहाँ मिलती है, सेक्टर 16 में, तो ऑटो ड्राइवर, रिक्शा, सब लोग आपके पास अपने आप ऑटोमेटिकली तो वो जो पूछते हैं कि अच्छा वो किताब वाली जगह पे जाना है, तो वो लोगों को पता नहीं होता कि हाउस नंबर ऐसे पहुंचेंगे या गूगल मैप नहीं उनके पास, पूछ के पहुंचे हैं। और मतलब सब इकट्ठे ग्रुप में आते हैं कि तू भी चल, क्योंकि जैसे छोटे बच्चे होते हैं कई बार, तो जब उनको देखते हैं ना तो हर बार ऐसा लगता है कि यार नहीं यार, इनके लिए थोड़ा सा और फिर ऐसे लोग भी जुड़ते चले गए। तो मैंने आपका टैगलाइन देखा कि आप एजुकेट, एम्पावर और एनरिच करते हैं, तो उसको आप ग्रास रूट लेवल पे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं?
देखो मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन इज द बिगेस्ट टूल फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन Yeah. फॉर एनीबॉडी And for anybody, right? मुझे लगता है कि एक आधार है हमारी जीवन का। हम चाहते हैं कि अगर हमारी जिंदगी एनरिच हो या बेहतर बने तो उसका पहला तरीका क्या है, वो एजुकेशन। कि पढ़ोगे तो कुछ करोगे जिंदगी में, और वाकई ये सच भी है, क्योंकि मेरी एक फैमिली बड़ी हम्बल बैकग्राउंड से है, वैल्यूज और उनका यही सपना था कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे, मेरे मम्मी पापा का, और उन्होंने हमें पढ़ा लिखाया, और हम तीनों भाई बहन, मेरा ब्रदर भी सीए है, मैं भी सीए हूँ, मेरी छोटी सिस्टर एमसीए है, और हमें देखना कि हमारा लाइफ का जो एनरिचमेंट है वो एक एजुकेशन की टैगलाइन की वजह से हुआ। तो मुझे लगता है एजुकेट करने से हमारे अंदर वो सशक्तिकरण आता है, जिससे हम अपनी लाइफ को एनरिच कर सकते हैं, ना केवल हम अपने लिए पर हम समाज के लिए। कि जब हम स्वयं खुद कर लेते हैं तब हम इतने सक्षम हो जाते हैं कि हम समाज के लिए करने के लिए। तो इसी तरीके से मुझे लगता है कि अगर जैसे मैंने वे ऑफ लाइफ जब शुरू भी किया था तो मुझे ऐसा लगता था मुझे कुछ ना कुछ एजुकेशन में करना है। बुक बैंक मुझे लगा कि जब बुक बैंक में किया तो फिर इतनी सारी फैक्ट्स और समझ में आया जो मुझे एक्चुअली मैंने कभी हम ध्यान नहीं देते कि बुक्स की कॉस्ट भी होती है, क्योंकि अगर हमसे हमारा बच्चा किताब मांगता है तो हमें लगता है कि हम सोचेंगे भी नहीं कि उसने हमसे किताबें मांगी। अरे किताब मांगी बच्चे ने तो प्रोवाइड है, और वो उसके लिए कितनी मायने रखती है जो ये सोच के भी खरीद नहीं पाता कि उसके पास पैसे नहीं है। वैसे भी किसी ने खूब कहा है कि किताबें वो खिड़कियां हैं जिनसे झांक कर हम दुनिया देखते हैं। तो आप तो बच्चों को दुनिया दिखा रही हैं किताबों देकर, उनको खुश कर रही हैं। मतलब मैं सोच सकती हूँ कि कितना मतलब ये एक हम्बल वो है, और जब आप बच्चों को देखती हैं तो आपको कितना अच्छा महसूस होता होगा। जब भी हम मिलते हैं ना वहाँ बच्चों से, मतलब जब डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि मार्च अप्रैल 15 मई तक बहुत रश होता है, न्यू सेशन स्टार्ट होता है, और बच्चों की एक अलग एक्साइटमेंट होती है बुक्स को लेके, ड्रेसेस एंड ऑल के, एकदम नई क्लास, नई बुक्स, नई कॉपीज, जैसे हम लोगों को भी अपने बचपन में होती थी वो जैसे ना नया वाला। और मतलब वो मतलब बात ही अलग। जब भी आप जाओगे ना, इनफैक्ट मैं हमेशा कहती हूँ कि जो बुक्स देते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन कैंप में आके ना, सिर्फ उनको देखो, उनसे बातें करोगे ना, तो ऐसा लगता है कि यार नहीं थोड़ा सा और, थोड़ा सा। तो फिर वो लगता है कि हमने जो किया वो सफल हो गया। उनकी खुशी को देख के लगता है कि हाँ, और खुद को भी प्राउड फीलिंग आती है कि हाँ हम किस सोसाइटी के लिए कुछ कर पा रहे हैं। ये मोटिवेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मतलब ये बहुत सारी चीजें हैं, मतलब लेकिन यस इट फील्स वर्थवाइल। तो आप ये इतना हम्बल वर्क कर रही हैं बच्चों के लिए, तो आपको ये क्या लगता है कम्युनिटी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखो मुझे लगता है कि देखो हमारे डीएनए में आप भी, मैंने जैसे बड़ा है, मेरा बड़ा ब्रदर है, छोटी सिस्टर है, मुझे तो कभी याद नहीं कि मैंने कोई नई किताब खरीदी हो। इट वाज लाइक अ डिफॉल्ट, उन्होंने करा आपको मिल जाएगा। फिर मुझे लगा कि जैसे जैसे जब काम करना शुरू किया ना, तो मुझे ऐसा लगा, पहले तो मुझे लगता था अरे मैंने 10 बच्चों की किताबें दे दी, एक छोटी छोटी फीलिंग्स आती है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है यार ये तो हमारा डीएनए कल्चर था। हमने तो हर चीज को रीयूज करके, जो हम आज की डेट में सस्टेनेबिलिटी कितना बज़वर्ड हो गया, सस्टेनेबिलिटी, इट वाज लाइक अ पार्ट ऑफ आवर डीएनए ऑफ ब्रिंगिंग अप, है ना। हमारी सोसाइटी में तो ये कल्चर था। इवन मतलब अखबार कभी हम रद्दी में बेचे नहीं, हमने कभी हमेशा अलमारियों में लगाते थे, पोचा बनाते थे। तो मुझे लगता है कि ये सब थिंग हमारे कल्चर में थी, राइट। कहीं ना कहीं हम उस कल्चर से डिस्कनेक्ट हुए। और दूसरा कारण है कि अर्बन में क्या होता है कि जैसे हमारे तो मोहल्ले में हमें पता होता था वो बच्चा कर रहा था, तो पहले ना कोई मांग ले, हम पहले मांगने पहुंच। तो मुझे लगता है अर्बन में डिस्कनेक्ट हुआ, स्पेस की कमी हुई, क्योंकि छोटे घर हुए, न्यूक्लियर फैमिली, और फिर टाइम का कंस्ट्रेंट हुआ। हमारे पास किसी के पास टाइम नहीं कि हम ढूंढे कि उसको जरूरत है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये प्लेटफॉर्म एक बून है, नॉट ओनली फॉर दोज हु वांट टू रिसीव बुक्स, जो देना भी चाहते हैं उनके लिए भी एक बूम है, राइट। तो मुझे लगा ये तो एक कल्चर बिल्डअप, जो शेयरिंग का कल्चर हमारा डीएनए था, उसको एक प्लेटफॉर्म मिला है, बस दैट्स इट। और मैं एक जरिया बनी हूँ देना। अदरवाइज मेरे पास, जो मैं बता रही हूँ कि हर साल मैं अगर 5000 बच्चों को किताबें दे पा रही हूँ, तो मैंने खरीदी तो एक भी बुक नहीं है, लाइक सबने डोनेट करी है, वर्ड ऑफ माउथ और आपका पैशन, तो एक को देख के आपके पास पूरा बैंक जमा हो गया। तो इसी तरीके से मुझे लगता है ये तो ऑलरेडी था, उसको तो जिसको बोलते हैं ना लाइक चिंगारी को आग वो वाला काम।
ओके ग्रेट। तो जैसे आजकल बहुत यंग जो जनरेशन है, जेन जी जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, वो लोग काम करना चाहते हैं सोशल वर्क में। मतलब आई होप कि आपके पास भी बहुत बच्चे आते होंगे, आपको देख के मोटिवेट होते होंगे, तो वो शुरुआत कैसे कर सकते हैं? देखो हमारे यहाँ पर वॉलंटियरिंग प्रोग्राम है जिसका नाम है संकल्प। ओके ग्रेट। तो कमिटमेंट टू एक्शन कि तो हमने वो प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है जिसमें हमने देखा कि जो मेरी लर्निंग है तो हमने उसी को उसमें किया, इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम बनाया। हमें लगा कि चाहे हमारे पास कितनी ही टेक्निकल स्किल्स हो लेकिन लाइफ स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, सोशल स्किल्स। आजकल बच्चे आप देखो, किसी से कहो कि बात कर ले फोन पे, वो किसी से बात नहीं करना चाहते, राइट, वो तो अवॉइड करते हैं बात करना। मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स खत्म हो गई हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे एक कमरे में सब गैजेट्स के साथ ही बात करके ज्यादा खुश रहते हैं। मैं मतलब ऐसे जब मुझे कोई कहता है कि ना बच्चे, मैंने देखा है मेरे पेरेंट्स या बड़े सीनियर्स वो सबसे ज्यादा गैजेटेड से हैं। तो क्या कारण है? ये सिर्फ केवल बच्चों के लिए नहीं है, हम भी अगर हम देखने लगते हैं रील तो 1 घंटा पता ही नहीं चलता। कमल, इट्स एडिक्शन। तो ये बच्चों के लिए और सबके लिए इक्वल, जैसे फ्लड आया ना तो सभी इसके अंदर बहे हैं। नॉट ओनली किड्स, एवरीवन इज देयर। तो मुझे लगता है कि हम चैलेंज, एक तरफ है कि चैलेंज तो है, या तो हम चैलेंजेस को करें या हम उसको कोई छोटा सा, मे बी उसका इम्पैक्ट अभी ना दिखाई दे रहा, कुछ एक्शन ओरिएंटेड कुछ काम करें। तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ अवेयरनेस की ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं, लेट्स डू समथिंग फॉर दिस प्रॉब्लम। तो एक एक्शन लेते हैं, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। तो हमने सोचा कि ये संकल्प है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर आपने बताया तो वॉलंटियरिंग प्रोग्रामशिप है जिसमें हम लोग ना सर्टिफिकेट देते हैं, अप्रिसिएशन देते हैं, इनफैक्ट उनका पूरा स्ट्रक्चर करते हैं जहाँ पर नॉट ओनली दे लर्न फिजिकल थिंग, दे आल्सो हैव अ क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। ओके, अच्छा हम कहते हैं कि ये बुक सॉर्टिंग करनी है, इस बुक्स का हम क्या रीयूज कर सकते हैं, ये किसको जरूरत है, कैसे कनेक्ट करेंगे। तो हमारा ना एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, 9, 10, 11, 12 बच्चों के लिए भी है, कॉलेज के इंटर्न्स के लिए भी है, हाउसवाइफ्स, मिडलाइफ्स जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, दे वांट टू डू समथिंग, रिटायर्ड पीपल के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, जिनको अपना समय व्यतीत करना, पहले काम करते थे अब घर में बोर हो रहे हैं तो वापस वो इंस्टा रील्स में ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और जो कुछ करना चाहते हैं। तो हमें लगता है कि कुछ भी जो वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं तो वो उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और बहुत सारे काम है। आपको पता है ये सोशल में ना हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं होते वेयर वी कैन हायर द स्टाफ, इट इज थ्रू volunteers that we do so many work, but at the same time those volunteers also learn few things, so we make sure that it is a win-win situation for all of us. So even they learn those skills and the art of which we are getting disconnected because of nucleus families. So we are trying to build that through Sankalp program. Right. तो जैसे कि आप एक फीमेल हैं और इतना कुछ कर रही हैं एज अ सीए, तो आप जो बाय प्रोफेशन कर रही हैं वो तो आपको कभी भी ये काम करते हुए कुछ हिंड्रेंस भी आता होगा, या लाइक लोग बोलते होंगे महिला है, लोग जल्दी से महिलाओं को लीडरशिप रोल्स में मतलब इतना वो नहीं कर पाते, देख नहीं पाते हैं, उसके ऊपर भी बहुत बात होती है। तो आप मतलब क्या कहना चाहेंगी उस पे महिलाओं को? तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो पता है क्या, आप अपने आप में स्ट्रॉन्ग हो जाओ। वंस यू हैव टू बिकम इमोशनली वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट, क्योंकि हमारे ऊपर सबसे बड़ा क्या लगता है कि हम बहुत वीक हैं, सब्जेक्टिव हो जाते हैं, हम अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते, दीज आर द थिंग्स। और एक पढ़ाई लिखाई का मुझे हमेशा बेनिफिट मिला, जैसे मैंने कहा ना कि सीए होने की वजह से लोगों को लगा कि यार ये ऐसे नहीं है कि बेचारी है ना, तो एक वो एडिशन मिला। यू हैव टू बिकम स्ट्रॉन्ग, इट्स नॉट अबाउट फीमेल, एनीबडी इन द सोसाइटी। मैंने बहुत सारे मेल्स में भी ये देखा कि जैसे जब ग्रोथ पैटर्न होता है ना, एक ट्रेजेक्टरी आती है जब पीपल विल पुल डाउन यू, वेदर यू आर अ फीमेल और अ मेल, यू विल बी पुल डाउन बाय दैट फोर्स ऑफ ग्रोथ। तो वो होगा सबके साथ, बट एज अ फीमेल हमारे ना फिजिकल चैलेंजेस भी कई बार आ जाते हैं, फिर हमारी प्रायोरिटीज भी आ जाती हैं कई बार, जब हमें लगता है कि यार नहीं ये वाला नहीं, ये वाला होगा। बट देन आई थिंक लाइफ में ना चॉइसेस आती रहेंगी, बट इफ यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, इफ यू पुट दैट कि नहीं मुझे करना है, एंड विल फाइंड अ वे आउट। जहां चाह होती है ना वहां राह होती है, दैट इज माय वे ऑफ लाइफ। तो हमने बड़ा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये सब हम बहाने ढूंढते हैं बीइंग अ फीमेल। मुझे तो लगता है कई बार तो मुझे बहुत फायदा भी होता है बीइंग अ फीमेल,
क्योंकि पीपल तभी मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया कि और समाज में और भी जो महिलाएं हैं जो इस सोच में रहती है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, बट उनका हिडन टैलेंट बहुत ज्यादा होता है, बहुत। तो उनको भी आगे बढ़कर आना चाहिए। मतलब ये पैशन है, पैशन है समथिंग। और सबको अपना पैशन हाँ, एक ही जिंदगी मिली है तो अपना पैशन पूरा करना चाहिए, मेरा ये मानना है। yes. And you know, when you start justifying things and finding excuses, life will give you excuses only. Yeah. But if you say कि करना है, let's find out a way where I can balance things. You know, it is always like balance. Balancing that energy, balancing that work. आपके घर में भी बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपको बैलेंस ही करना पड़ता है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो तब भी आपको बैलेंस करना पड़ता है. Balancing the time, balancing the emotions, everything. It is all about, once it is fire driven, you will find a way out. Yeah, right. तो इतनी सारी उपलब्धियों के बाद प्रियंका गर्ग कौन है? अपने आप को आप डिस्क्राइब कीजिए। आई एम हैप्पी पर्सन। ओके। यू नो, मुझे ऐसा लगता है इफ आई डोंट एंजॉय थिंग्स ना, आई कैन नॉट डू थिंग्स। तो मुझे लगता है लिव लव एंड लव, दैट शुड बी द मोटो। जो काम आपको बोधरेशन देना, या तो आप उसका तरीका निकालो कि वो बोधरेशन कम हो जाए, उसमें आपको स्ट्रेस, मतलब यू फील हैप्पी डूइंग इट एंड यू फाइंड अ वे आउट एंड just do it. Great. Just don't think about it. Start doing it. Right. So universe is there. I always believe. मतलब ये it is not coming from any religion और वो ना, but मुझे लगता है कि faith और surrender ना बहुत जरूरी होता है to keep you moving forward. Right. Exactly right. तो ये बात मुझे लगता है। तो आप एक एनजीओ चलाती हैं, तो एनजीओ चलाने में आपको क्या चुनौतियां आती हैं? लाइक फंड्स कैसे आप कलेक्ट करती हैं, और कभी कभी आपके माइंड में भी आता रहेगा कि अब नहीं, बस बहुत हो गया, कभी हम इस स्टेज पे भी आ जाते हैं, तो वो आपको आगे बढ़ने की ताकत कहाँ से मिलती है? देखो, ये स्टेज मेरा अभी चल ही रहा है, जो आप कह रहे हो ना कि मैंने कहा कि नहीं, मैंने जैसे बताया 2018 में हमने ये बुक बैंक शुरू किया और आज 2026 हो गया है, तो अभी तक हमारी जो टीम है, हम तन मन धन से इसको संजो रहे थे, क्योंकि हमें लगा जो चीज हमें इतनी प्रिय है उसमें हम क्या दे सकते हैं, तो हमने किया। फिर हमें लगा कि हमारी इस सोच की वजह से कहीं ना कहीं हम इसकी जो स्केलेबिलिटी थी, पॉसिबिलिटी थी, अपॉर्चुनिटी थी, वो हम रोक रहे हैं, क्योंकि हम ही करेंगे, हम ही पैसा लगाएंगे, हम ही मेहनत करेंगे, हम ही सब कुछ करेंगे। सब कुछ हम नहीं कर सकते, वी नीड अ टीम, वी नीड पीपल विद अस। तो हमें लगा कि अब ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, अब इसको ओपन में आना है, अब इसे पब्लिक ही चलाएगी। नाउ इट हैज बिकम, जो हमारे लर्निंग है 7 सालों में जो हमने प्रोटोटाइप बनाया, नाउ इट इज ओपन टू बी फॉर पब्लिक, जिसको बोलते हैं, फॉर फंड रेजिंग, फॉर एवरीथिंग। एंड दैट वो वाला की मोटिवेशन कहाँ आता है, वो बच्चे दिलाते हैं जब वो लेने आते हैं, और जब हमें लगता है कि यार हमारे पास ये किताबें और हम भिजवा नहीं पा रहे, यू नो, हमारे पास हम पैन इंडिया किताबें देते हैं, लोकल में तो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स आते हैं, वो ले जाते हैं, बहुत सारी एनजीओज आपसे कलेक्शन करती हैं बुक्स का, जो स्लम बस्ती में इनफॉर्मल स्कूल्स चलाती हैं, लिविंग स्कूल्स चलाती हैं, आफ्टर स्कूल्स चलाती हैं, तो वहां पर 0 से क्लास 5 तक की जो किताबें होती हैं, क्योंकि उसी टाइम में फिर तो बच्चा फॉर्मल स्कूल में चला जाता है, तो उस टाइम जरूरत होती है उनको, तो उनको एक जैसी किताबें मिले और अच्छी किताबें मिले, तो उनके लिए एक स्कूल जैसा एम्बियंस बन जाए, तो वो हमें अप्रोच करती हैं। हमारे पास असम, अरुणाचल प्रदेश, ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया से हमारी रिक्वायरमेंट आती है, और हमने देखा हम किस लिए किताबें नहीं दे पा रहे, क्योंकि हमारे पास फंड्स नहीं है, और हम उनसे कहते हैं तो वो कहते हैं कि हम स्ट्राइक करते हैं, उन्हें जरूरत है और एक्चुअल है, हम उसकी ऑथेंटिसिटी और वो चेक करते हैं, क्रेडिबिलिटी, और हमें लगता है सिर्फ हम पैसे, लॉजिस्टिक की वजह से ये किताबें जिनको जरूरत है वहां तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, और बहुत सारा इन एंड अराउंड, क्योंकि देखो एक लेवल के बाद इंडिविजुअल बच्चा तो पहुंच जाता है, पर छोटी क्लास का बच्चा रूरल एरियाज में वो हम तक नहीं पहुंच पा रहा, और हम ये कह रहे हैं कि हम तो कमाएंगे फिर लगाएंगे। फिर हमने कहा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके थोड़े थोड़े धन से वो करना चाहते हैं, लेकिन मे भी उनकी टाइम नहीं है, उनके पास एफर्ट्स नहीं है, अगर वो थोड़ा सा धन से हम एक पूल बना लें तो क्यों ना हम उसकी मदद कर लें। तो हमने ये फंड रेजिंग के लिए भी इनफैक्ट अभी इसी साल हमने एक बजट बनाया, हम क्या करना चाहते हैं, कितने में काम ये हो जाएगा और कितने बच्चों तक पहुंच जाएगा। हाँ, अभी रिसेंटली आपने एक फंड रेजिंग इवेंट किया, उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। तो एक ये कल्चरल इवनिंग था, और जो कल्चरल इवनिंग में जिन्होंने ये म्यूजिकल किया उनको भी एक पैशन की वजह से, वो एक डॉक्टर है, डॉक्टर विनीता, दृष्टि आई केयर में
फेमस आई सर्जन है वो, और वो पैशन था उनका सिंगिंग के लिए, क्योंकि वो अपनी बेटी को सिखा रही थी। मुझे अभी उनकी स्टोरी पता चली, वो अपनी बेटी को क्लासेस दिलवाने जाती थी। बेटी ने तो किया नहीं किया, पर उनका शौक, जो उनका हिडन शौक था वो भर के बाहर आया, और उन्होंने लर्निंग करी। एंड शी इज अ ब्यूटीफुल वोकलिस्ट, मतलब जिसको बोला वेरी ब्यूटीफुल वॉइस, बहुत अच्छी सिंगर। उन्होंने अपना बैंड बनाया फिर, और उस बैंड को फिर वो एज अ पैशन रन करती है। शी डजंट वांट टू डू इट फॉर कमर्शियल रीजन, और वो हमारी एनजीओ के साथ एसोसिएटेड थी। तो जैसे उन्हें पता चला कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा व्हाई नॉट मी, मतलब देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु से वी वांट टू डू समथिंग, राइट? And she came us and we onboarded together, and it was a beautiful, mesmerizing event. And we wanted people, those who have understood us, those who have been associated with us, to take this forward. So it was a cultural evening where all the collective energy came in. There was a Kathak performance by one of our core team daughter. There was an handpan recital. MC was taken by one of the PhD teacher of PGT बायोलॉजी में। तो इस तरीके से हमारी एक ऐसी टीम बनी, और जिन्होंने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया, और हमने टिकट रखी 1000 रुपए की। हम चाहते थे डोनर्स भी एक एक्सपीरियंस करें, और हर एक 1000 रुपए वाला 5 लोगों को और जोड़े, राइट? और हमारा पूरे फरीदाबाद में, अगर हम, क्योंकि हमारी तो खैर ऑल ओवर इंडिया किताबें जाती हैं, अगर 1600 लोगों ने 1000 रुपए दे दिए साल के, तो हम 3 गुना तक लोगों तक पहुंच पाएंगे, किताबें पहुंचा पाएंगे। तो इट्स लाइक अ पूलिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड द बेस्ट यूटिलाइजेशन। तो इवेंट तो बहुत अच्छा आइडिया रहा आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा रहा। 250 लोग आए, एंड एक्चुअली दे स्टेड बैक, दे अंडरस्टूड अस, they were coming, 50% of the people were for the first time we were meeting them, and it was a way to connect people. तो मुझे लगता है कि इस इवनिंग का सबसे बड़ा था connecting people to the cause and enjoying and celebrating it. Great, great. तो आप अगले 10 years में वे ऑफ लाइफ एजुकेशन को कहाँ, विजन क्या है आपका अगले 10 years का? मुझे लगता है कि जो हमने प्रोटोटाइप बनाया, now it is ready to be replicated. Okay. Now we feel it is just not Faridabad which requires book bank. Every city which has a population of 10 lakh and more than a lakh student should have this kind of structured model, because it is just not about education. It is about sustainability, sustainable education, right? Bringing that community together, where we actually optimize the resources for the best building of a society. So it is building up of a society. It is just not a book bank. It is supporting each other and hand holding for an equitable growth of the society. Great work. Thank you for doing. तो आप being a CA, आपको सोशल वर्क में आने की प्रेरणा कैसे मिली? मैंने बताया, I was born in Haryana, but my parents were placed in Calcutta. Okay. तो और मेरे पापा मम्मी को हमने हमेशा, जैसे जो वैल्यू ड्रिवन है ना, the whole inspiration comes from that childhood memories of us, where our parents were always involved in whatever time they had in community building, and they were always a part of it. और वो लोग और जो वैल्यूज दी, तो मेरा हमेशा से, जैसे मुझे लगता है ना कि इट वाज लाइक कब कौन सा इंसिडेंट अगर मुझसे पूछोगे तो मुझे नहीं पता, बट चाहत हमेशा थी कि कुछ कम्युनिटी के लिए, अगर हम खुद सक्षम है तो सोसाइटी के लिए भी कुछ, खुद को भी सक्षम करना है और सोसाइटी के लिए भी करना है। तो इट वाज लाइक अ पार्ट ऑफ आवर ग्रोइंग अप। ग्रेट। तो अगर आज कोई हमारी गपशप सुन रहा हो, जो भी हमारे व्यूअर्स जब सुनेंगे, पॉडकास्ट लाइव होगी तो सुनेंगे, तो अगर वो लोग बुक्स डोनेट करना चाहें तो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, हमारा सेंटर सेक्टर 16 फरीदाबाद में है, 779, वहां से तो आप कर ही सकते हैं डोनेशन। बहुत लोग जो हमारे एनसीआर इलाके में हैं वो हमें पोर्टर के थ्रू किताबें भिजवाते हैं, द्वारका से, नोएडा से। तो आजकल क्योंकि लॉजिस्टिक्स बहुत आसान हो गया है एंड कंपैरेटिवली इजी हो गया है, तो वहां से भी आ जाती हैं हमारे पास किताबें। अभी तो हम इतना ही कर सकते हैं क्योंकि दूर से आने में लॉजिस्टिक कॉस्ट है, पर हम चाहते हैं अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, छोटे लेवल से शुरुआत कर सकते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर तो हमेशा वी वेलकम पीपल, वी लुक फॉरवर्ड
कि आप किताबों को एटलीस्ट बेचे ना। राइट। हाँ, तो अगर कुछ भी अगर ना वो हो- किताबें आगे जनरेशंस के काम आ रही हैं हम्म, तो उनको बेच के पैसा रद्दी में दे के तो कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। और फिर हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, आप किस तरीके से और जुड़ सकते हैं, हमारे लोगों तक पहुंच सकते हैं, तो हमने अपना इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, तो आप वहां पर देख सकते हैं, हमारी डिटेल्स एनजीओ वे ऑफ लाइफ के नाम से है। Okay. तो आप वहां पर से कनेक्ट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, और कुछ भी कर सकते हैं, करते रहना चाहिए, और कुछ कुछ करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, दैट्स द थिंग। लास्ट में आप एक क्या पावरफुल संदेश यूथ जनरेशन को देना चाहेंगी? यूथफुल जनरेशन को कि डोंट थिंक टू मच, पुट थिंग इनटू एक्शन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो मे बी फेलियर तब होता है जब आप उसे मानते हो, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं हो सकती जो उस टाइम कामयाब ना हो, उसमें आपको लर्निंग ना मिले। तो प्लीज डू इट, प्लीज पुट दैट इनटू एक्शन। तो मुझे तो ये लगता है, एंड स्टार्ट मीटिंग विद पीपल, यू विल लर्न मेनी थिंग्स, बिकॉज जितनी टेक्निकल स्किल इंपॉर्टेंट है, उतनी सोशल और लाइफ स्किल्स भी इंपॉर्टेंट। तो आज जाने से पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि किताबें बांटने से ज्ञान और प्यार दोनों बढ़ते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी, आपने आज आप आए, आपने हमसे बात की, और बहुत बहुत धन्यवाद सुनने वालों के लिए भी। मैं हूं आपकी होस्ट शिप्रा शर्मा और आप सुन रहे हैं गपशप। शुक्रिया।